बिहार में शनिवार से जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गया है, जो 2 चरणों में पूरा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जातिगत सर्वेक्षण जो बिहार में चालू हुआ है, इससे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि जातिगत सर्वेक्षण यानी कि जातिगत जनगणना क्या होती है, किस प्रकार से इसको कंडक्ट किया जाता है और क्यों बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराना चाहती है। आज की वीडियो में हम बताएंगे जो जातिगत सर्वेक्षण पूरा हो रहा है, यानी कि शुरू हो चुका है और उसके पूरे होने के पहले ही उस पर विवाद गहरा गए हैं। बिहार की नीतीश सरकार पर लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये उनका प्रोपेगेंडा है, ये उनकी साजिश है सरकार को बनाए रखने की। चलिए क्या है पूरा मामला बताते हैं इस वीडियो में। बिहार सरकार ने इसी साल 2 जून को जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। इस साल सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ की जनसंख्या 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, जो कि 31 मई को पूरा कर लिया जाएगा। इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जातिगत सर्वेक्षण 38 जिलों में कराया जाएगा और इन 38 जिलों में 534 ब्लॉक्स और 261 स्थानीय निकाय शामिल हैं। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्या की गणना की जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान शुक्रवार को कहा कि इस सर्वेक्षण में जाति और समुदाय के विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे उनके विकास में उनको मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सर्वेक्षण से सरकार को गरीबी लोगों की मदद के लिए वैज्ञानिक तरीके से विकास कार्य करने में मदद मिल जाएगी। उन्होंने बीजेपी सरकार की गरीबी विरोधी नीतियों की आलोचना की। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनगणना की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। जातिगत जनगणना का मामला पहले भी उठता रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपीए हो या फिर एनडीए सरकारें, दोनों इस पक्ष में नजर नहीं आती हैं। राष्ट्रीय दल विपक्ष में आने पर इसकी मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर जाति आधारित आंकड़ा जारी करने से लगातार हिचकिचाते रहते हैं। सरकारों को सबसे ज़्यादा समस्या ओबीसी आबादी के आंकड़ों को प्रकाशित करने में होती है। चलिए आपको बताते हैं कि ये जातिगत जनगणना जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हमारे देश में हो रही है, इसकी समूची व्याख्या क्या है, इसका इतिहास क्या है और किस प्रकार से ये जातिगत जनगणना हमारे देश में लागू की गई या फिर लागू करने की बात लगातार कही जाती है। साल 1931 में चलते हैं। 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना की जाती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूरी गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप से जाना जाता है, इसकी एक सिफारिश को लागू कर दिया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने के मांग को लेकर थी। इस फैसले ने भारत और खास करके उत्तर भारत की राजनीति को एकदम से बदल कर रख दिया था। उस समय जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल हासिल नहीं किया गया है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के मुताबिक इस आंकड़े को कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा करके आंकती रहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है। ताजा उदाहरण लेते हैं नीट परीक्षा का, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने कह डाली थी। चलिए ये भी आपको बताते हैं कि बिहार के नीतीश कुमार के अलावा कब कब किन किन पार्टियों ने इस जातिगत जनगणना की मांग को देश के सामने रखा है और उसका हुआ क्या। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए अपने जवाब में कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछले बार की तरह इस बार भी एससी और एससी को ही जनगणना में शामिल किया गया है।
आज भले ही बीजेपी संसद में इस तरह के जातिगत जनगणना पर अपनी राय कुछ और रख रही हो, लेकिन 10 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसके नेता खुद इसकी मांग करते थे। बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में सदन में कहा था, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए 10 साल का समय लग जाएगा और उन पर यह अन्याय होगा। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस वक्त 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते समय 2018 में एक पेश विज्ञप्ति के सरकार में माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा, लेकिन अब सरकार पिछले वादों से संसद में जाकर मुकर गई है। दूसरी ओर अगर बात करें राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की, तो 2011 में SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंटर के आधारित डेटा से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। इसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना लिया गया, लेकिन उसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसा माना जाता है कि SECC 2011 में जातिगत आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में आकर ले लिया था। देश की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जनाधार ही ओबीसी पर आधारित है। इसका समर्थन करने से सामाजिक न्याय का उनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर पार्टियों को बेहद मजबूती दिखाई देती है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में रहने पर कुछ और विपक्ष में रहने पर कुछ और ही बयान देकर अपने अपने पुराने बयानों से मुकर जाती हैं। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने भी 2018 में जातिगत आधारित डेटा प्रकाशित करने के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। जातिगत जनगणना से आखिरकार सरकारें इतना डरती क्यों हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो सरकार और विपक्ष को लेकर क्या क्या भिन्नताएं और क्या क्या समानताएं सामने आएंगी, इस पर भी एक बार नज़र डालते हुए चलते हैं। इससे में सवाल ये उठता है कि सत्ता में आने के बाद पार्टियां इस तरह की जनगणना के खिलाफ क्यों जाती हैं, जबकि जब वो विपक्ष में रहती हैं और बात करती हैं तो हमेशा ये बात उठाई जाती है कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जातिगत जनगणना होती है तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने के बाद पूरी संभावना हो जाएगी। मान लीजिए ओबीसी की आबादी 52% से घटकर 40% रह जाती है, तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता ओबीसी को एकजुट करने की बात नहीं करें और ये आंकड़े सही भी नहीं हैं। और अथवा हम मान लेते हैं कि इनका प्रतिशत बढ़कर 60% हो जाता है, तो कहा जा सकता है कि अब हमें और भी ज़्यादा आरक्षण चाहिए, तो शायद सरकारें इस बात से डरने लगती हैं। चूंकि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना में प्रतिशत के बढ़ने और घटने की गुंजाइश अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही बचती है। इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि मान के चलते हैं ओबीसी यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जनगणना में जाति आ जाती है और वो बढ़ जाती है, तो उनके आरक्षण की मांग और उनके वोट प्रतिशत से सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टियों को लगभग झटका लग सकता है। फिर उनकी राजनीति में भी लगातार फेरबदल आ सकते हैं। ओबीसी की जनगणना होगी तो उसके साथ ही अपर कास्ट यानी कि जो सामान्य वर्ग है वो भी ऐसी जनगणना की मांग उठाएंगे, जिससे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे सांचे नहीं हो सकते। इसके बाद जिस तरह के हाल के दिनों में मोदी सरकार ओबीसी पर लगातार मुखर हुई है, केंद्र सरकार आने के बाद और आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना पर पहल ली भी जा सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जेबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण ने कहा, अंग्रेजों की ओर से जनगणना लागू करने के पहले जाति व्यवस्था लचीली और गतिशील थी, लेकिन जब अंग्रेज जातिगत जनगणना लेकर आए तो सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसके बाद से जाति व्यवस्था और भी ज़्यादा जटिल होने लगी।
जनगणना अपने आप में बहुत ज़्यादा जटिल कार्य है। जनगणना में कोई भी चीज़ जब दर्ज हो जाती है तो उससे एक राजनीति भी जन्म लेती है, विकास के नए आयाम भी उससे निर्धारित होते हैं। इस वजह से कोई भी सरकार उस पर बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर काम करती है। इस तरह से अगर देखें तो जनगणना से ही जातिगत राजनीति की शुरुआत होती है। उसके बाद ही लोग जाति से खुद को जोड़कर देखने लगते हैं और जाति के आधार पर पार्टियां और एसोसिएशन बनने और बिगड़ने लगते हैं। लेकिन 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई। इसके बावजूद इससे भी जाति के नाम पर राजनीति अब भी हो रही है। और फिर भी जाति के आधार पर जनगणना होने में क्या बदल जाएगा, इस सवाल का जवाब भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो राजनीति होती है उसका ठोस आधार नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है, लेकिन एक बार जनगणना में वो दर्ज हो जाएगा तो सब कुछ ठोस रूप से लिखा जाने लगेगा, कहा जाने लगेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ जाएगी। अगर संख्या एक बार पता चल जाए और उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाने लगे तो कम संख्या वाले लोगों का क्या होगा, उसके बारे में कौन सोचेगा। इस तरह के कई सवाल भी खड़े हो जाएंगे। ओबीसी और दलितों में बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं, आखिर उन सब का ध्यान फिर कौन रखेगा। बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेंगी कि 27% के अंदर हमें 5% आरक्षण दे दो, तो बाकियों का क्या होगा। ये जातिगत जनगणना एक नकारात्मक पहलू है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि इससे लोगों के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करने में मदद मिल सकती है। दूसरा डर एक और है, ओबीसी की लिस्ट केंद्र की ओर से जारी की जाती है और कुछ अलग अलग राज्यों की लिस्ट अलग अलग तरह से बनती है। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती है। बिहार में बनिया ओबीसी में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग अलग है। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है। केंद्र की सरकारों का इसका भी लगातार डर बना हुआ है। केंद्र की सरकार में आने के बाद, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर कांग्रेस की यूपीए सरकार, सभी लोग लगातार जातिगत जनगणना से बचते रहे हो, जिसके सभी कारण हमने आपको इस वीडियो में बताए। उसका कारण राजनीति में बदलाव हो सकता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो जातियों का विभाजन और उनके बाद आने वाला आरक्षण किस प्रकार से तय किया जाएगा। चूंकि कोटे के अंदर इस देश में हर कोई आना चाहता है, हर व्यक्ति अपना आरक्षण तय करना चाहता है, जिससे उसकी निजी जिंदगी की जो मुहैया सुविधाएं हैं वो बढ़ सकें, आरक्षण के द्वारा उनके बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल सकें। तो हर कोई व्यक्ति आरक्षण और आरक्षण की मांग लगातार करता रहता है। लेकिन अगर जातिगत जनगणना होती है तो उसके बाद, उसके पहले और उसके बीच में आने वाले जो नकारात्मक पहलू हैं उन सब का आखिरकार क्या होगा। ओबीसी की अगर जातिगत जनगणना होगी तो फिर अपर कास्ट वाले लोगों का क्या होगा। जिस प्रकार से हमने आपको उदाहरण दिया, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ये अपर कास्ट के जो लोग हैं वो जातिगत जनगणना के आधार पर अपनी भी जनगणना की मांग करेंगे, जिससे राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू दोनों बिगड़ने लगेंगे। ओबीसी में जो वर्ग आते हैं उनकी भी लगातार ये मांग रहती है कि लगातार हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए। लेकिन बिहार में ओबीसी बाहुल होने के कारण बिहार की नीतीश सरकार लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग केंद्र से करती रही है। केंद्र लगातार इसको नकारता रहा है और आगे कब तक नकारेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि जातिगत सर्वेक्षण बिहार की सरकार ने चालू कर दिया है। अब इसके बीच में और ख़त्म होने के बाद क्या क्या समस्याएं और क्या क्या व्यवधान पैदा होते हैं, या फिर ये सर्वेक्षण पूरा हो पाता है या नहीं, और सर्वेक्षण के बाद उसके सामने और उसके बाद निकल कर क्या सामने आएगा, सारी चीज़ें बताएंगे आपको यहीं नज़र टुडे पर। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।